हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा पीरियोडिसिटी चालू था उसका लेक्चर नंबर 6 है, वो आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके वो देख लो, ताकि आप ये वाला जो लेक्चर है आप वो पांचों लेक्चर से आप रिलेट कर पाओगे। क्योंकि जैसे जैसे आपके लेक्चर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो पिछले वाले लेक्चर होते हैं उनसे ये सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। ओके, तो कभी भी अगर आप कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस या गेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है आपके लिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। ओके, अगर आप यहाँ पे समझो तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर आपको निकालना है तो एक तरह से ये होता है कि किसमें ज्यादा आयंस की आपको ये उसकी जो स्टेबिलिटी है वो आपको दिखती है, उसको हम लोग एक तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और इसके अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ओके, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ये सारी चीजें हमने देखी है पहले वाले लेक्चर में। तो आई होप आपको इसके अंदर तो अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी आपको निकालने के लिए। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो उसका जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या है, IE1। ओके, और यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू आएगा A B C वो आप जो भी रखो। ठीक है, सेकंड का है आपके पास यहाँ पे IE2। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आपके पास जो भी है आप वहां पे रखो। ठीक है, ये आपका AE में रखता हूँ। उसके बाद आपका जो थर्ड था, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपका आई यहाँ पे आपका 3। तो इस तरीके से हमने अलग अलग आयोनाइजेशन एनर्जी के जो फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी पहले ही हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं, और उसको हमने सॉल्व भी कर चुके हैं उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन को। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेन फोकस है वो है इसके ट्रेंड के ऊपर। ठीक है, अगर आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर आप कंसीडर करते हो, ठीक है, तो इसके कुछ क्या करते हैं हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ चीजें जो हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करके देखते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे सेकेंड ग्रुप लेते हो या सेकेंड पीरियड लेते हो, सॉरी यहाँ पे अगर आपने सेकेंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर आपने यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप क्या एलिमेंट को ले रहे हो, जैसे आपका लिथियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और नियॉन हो गया। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्या है एलिमेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सभी का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको लिखना होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका 2s1 हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया आपका 2s2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बेरिलियम का क्या हो गया आपका 2s2 एंड 2p1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया 2s2 हो गया और 2p2 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन का हो गया आपका 2s2 एंड 2p3 हो गया। उसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे 2s2 है और 2p4 है। ठीक है, और फ्लोरीन का क्या है आपका 2s2 है और 2p5 है। और ये क्या है आपका नोबल गैस है। तो नोबल गैस क्या होते हैं, इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो पूरी तरह से कंप्लीटली फिल होता है, इसके लिए 2p6। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपने देखा। ठीक है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है जो क्या करेगा यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी जो आयोनाइजेशन की पावर होगी वो इम्पैक्ट होगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है। तो सेकेंड आयोनाइजे जब आप फर्स्ट से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में जाओगे ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि आपका एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है यहाँ पे कम कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2s है तो यहाँ पे आपका सेकंड में क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 1s2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2s2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2s1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 2s2 और 2p1 है तो यहाँ पे आपका सिर्फ 2s2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2s2 एंड 2p1 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपका नाइट्रोजन देखोगे तो नाइट्रोजन का आ जाएगा 2s2 एंड 2p2 आ जाएगा। ओके, ऑक्सीजन का देखोगे तो आपका 2s2 और 2p3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फ्लोरीन का अगर आप देखोगे तो 2s2 और 2p4 आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन अगर आप नियोन का देखते हो तो नियोन का कैसा है, 2s2 है और 2p5 है। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पे नीचे वाला दिया है जिसमें आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देख रहे हो, उसके अंदर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कंप्लीटली स्टेबल होगा। ओके, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और अगर हम स्टेबिलिटी को देखें तो स्टेबिलिटी में हम सबसे पहले फुल्ली फिल देखते हैं। ओके, कि फुल्ली फिल ऑर्बिट जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है। देन उसके बाद फुल्ली फिल के बाद हम लोग जो हाफ फिल्ड है, ओके, उसको देखते हैं। अगर हाफ फिल्ड हो गया तो हाफ फिल्ड के बाद हम जितने भी आपके अलग अलग जो आइटम बनते हैं उसको हम लोग क्या देखते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो 2s2 है ये क्या है, एक तरह से पूरा कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल है। ओके, तो ये क्या है, फुल्ली फिल है, क्योंकि आपका इसका जो सेकेंड ऑर्बिट है वो पूरी तरह से क्या है, यहाँ पे फिल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप ऑक्सीजन पे आओगे तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे हाफ फिल है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, आपका हाफ फिल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक फुल्ली फिल मिला और एक आपका क्या मिला, हाफ फिल मिला। तो इसके इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे ये है बेरिलियम है, ये किसको अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा आपके कार्बन को। ओके, इसके आगे वाले को। और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन अफेक्ट करेगा आपके फ्लोरीन को। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर इस तरीके से आएगा। सबसे पहले आपका लिथियम आएगा। ठीक है, लिथियम के बाद आपका आएगा यहाँ पे कार्बन। ठीक है, ये आपका कार्बन आ जाएगा। ठीक है, लिथियम आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। लिथियम के बाद यहाँ पे आपका बेरिलियम आएगा। बेरिलियम के बाद आपका कार्बन आ जाएगा। कार्बन के बाद आपका बोरॉन। देन उसके बाद यहाँ पे आपका बोरॉन के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका नियोन आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका क्या था, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर था। तो आप ये ध्यान रखो। अगर आप फर्स्ट का निकालते हो ना तो फर्स्ट का कैसा था, फर्स्ट में आप देखोगे तो ये वाला जो ये वाला है नाइट्रोजन क्या है आपका हाफ फिल है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेरिलियम है वो क्या है, कंप्लीटली फिल है। तो इसके अंदर जो आपका ये आएगा, ऑर्डर आएगा सीरीज का, वो सबसे पहले आपका लिथियम आएगा। लिथियम के बाद आपका बोरॉन आएगा, फिर उसके बाद बेरिलियम आएगा, देन उसके बाद कार्बन। ओके, उसके बाद आपका नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, देन उसके बाद आपका फ्लोरीन और उसके बाद आपका नियोन। इस तरीके से क्या था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की सीरीज थी। तो यही आपको करना है। तो इसी तरीके से आप थर्ड आयोनाइजेशन की एनर्जी भी निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, ये आपका जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, इसके अंदर से आपको एक एक जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। और एक इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे उसके बाद जो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसके अंदर आपको सिर्फ चेक करना है कि उसमें से कौन सा यहाँ पे कंप्लीटली फिल होगा और कौन सा हाफ फिल होगा। ओके, कंप्लीटली फिल होगा तो उसके साथ वाला जो होगा वो क्या होगा, उसके आगे वाला वो उसके साथ आप इंटरचेंज कर लोगे पोजीशन को। ठीक है, तो उस तरीके से आपका जो सेकंड ऑर्डर है वो आसानी से आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजों को हम यहाँ पे चलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका और जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, सपोज अगर आपको यहाँ पे जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अब पूछा है। ठीक है, और ये पूछा है आपको किसका एनर्जी इज द लोएस्ट, किसका सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोएस्ट पूछा है। मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपको बताना है इसमें से लोएस्ट कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सबसे पहला है आपका बीआर है, दूसरा है आपका यहाँ पे स्कैंडियम है। ओके, तीसरा यहाँ पे सी वाला है आपका यहाँ पे आर्सेनिक है। ओके, चौथा है आपका यहाँ पे फॉस्फोरस है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो चारों आइटम है वो चारों आइटम कहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल देखने के लिए मिलता है। ये आपका पी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एस हो गया, ये आपका डी हो गया। ठीक है, अगर आप पी में जाओगे तो पी में आपको पता है कि 13 14 15, तो 15 पे आपका क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस होता है। ठीक है, फॉस्फोरस के नीचे आपको आर्सेनिक देखने के लिए मिलता है। ओके, 16 में आपको स्कैंडियम देखने के लिए मिलता है और आपका 17 में आपको क्या बोरॉन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपको चारों आइटम यहाँ पे मिल गए। अभी आप क्या बता सकते हो इसका जो लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, आपको पता है कि आप जैसे जैसे यहाँ पे आप नीचे आते हो, ओके, डाउन द ग्रुप,
डाउन द ग्रुप आओगे तो वैसे वैसे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, और जो उसका जो साइज है वो साइज क्या होता है, यहाँ इंक्रीज होता है। ओके, ये आपको समझ गया। तो इसका जो सीरीज आएगा ना, उसका जो सीरीज आने वाला है, ऑर्डर आने वाला है, वो ऑर्डर पता है कैसे आएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम के बाद आपका आर्सेनिक आएगा, आर्सेनिक के बाद आपका बोरॉन आएगा, देन उसके बाद आपका फास्फोरस आएगा। अभी यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे स्कैंडियम को मैंने आर्सेनिक से पहले क्यों रखा, ठीक है। तो इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हाफ फिल और फुल फिल्ड वाला जो एक ये होता है ना ऑर्डर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अप्लाई होगा। क्योंकि आर्सेनिक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो ये होता है 4s2 होता है और 3 यहाँ पे 4p3 होता है, ये ना, ये हाफ फिल हो गया, ठीक है। और जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम का क्या होता है आपका 4s2 होता है और 4p4 होता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड होने के कारण इसके स्कैंडियम से इसको ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको पहले प्रियोरिटी दोगे एज कंपेयर टू आपका स्कैंडियम। अगर आपको सेकंड ऑर्डर यहाँ पे सेकंड आयोनाइजेशन पूछा होता तो आप स्कैंडियम में जाते हैं और स्कैंडियम के बाद आपका स्कैंडियम को रिप्लेस करते हैं आप बीआर के साथ। तो बीआर पहले आता, देन उसके बाद स्कैंडियम आता। तो आप ये चीजों को ध्यान रखो। और इसके लिए मैंने कहा है कि जब तक आपको और जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो याद नहीं होता, तब तक आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी ऐसे सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करो, आपका जो पीरियोडिक टेबल दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर सिर्फ आपको दो ग्रुप अब बहुत अच्छे से याद करने हैं, एक आपका पी और दूसरा आपका एस ग्रुप। ओके, डी ग्रुप इतना नहीं पूछा जाता है और आपको इतना ज्यादा आपको पढ़ाया भी नहीं जाता है। आप एक देखोगे कि आपको एस एक एक तो आपका एस ब्लॉक होता है, एक आपका पी ब्लॉक होता है और एक आपका एफ ब्लॉक होता है, जो आपके इसमें आते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में भी होते हैं। और वो तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ग्रुप वन का करो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ग्रुप वन का देता हूँ जो आपका किस में है, एस ब्लॉक में है, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या है, आपका लिथियम है, ठीक है, आपका सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, आपका रुबेडियम हो गया, ठीक है, चेजियम हो गया और आपका फ्रेंशियम हो गया। इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसकी जो साइज है, आपको पता है साइज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका जो ऑर्डर है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका ऑर्डर अगर मैं फर्स्ट में लिखूं तो फर्स्ट में आपको पता है क्या आने वाला है। यहाँ पे जो आपका ये रुबेडियम होता है वो फ्रेंशियम के पहले आएगा, ठीक है। फ्रेंशियम के पहले इसके लिए आएगा, चीजियम है वो चीजियम क्या आएगा, फ्रेंशियम के पहले आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको ये होता है, चीजियम होता है वो क्या होता है, हाफ फिल होता है। ओके, और हाफ फिल होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है फ्रेंशियम से। तो इसमें अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लिख रहे हो तो इसमें पहला आएगा आपका लिथियम आएगा, देन उसके बाद आपका सोडियम आएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे पोटेशियम आएगा, पोटेशियम के बाद आपका रुबेडियम आएगा, देन आपका यहाँ पे फ्रेंशियम आएगा, ठीक है। और फ्रेंशियम के बाद आपका लास्ट में यहाँ पे चेजियम आएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर होता है। आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड का भी ले सकते हो। सेकंड में कैसा होता है, सेकंड में आपका सबसे पहले यहाँ पे बेरिलियम आएगा सेकंड ग्रुप का। ओके, यहाँ पे सेकंड ग्रुप का भी आप लिख सकते हो। सेकंड ग्रुप में क्या आ जाएगा यहाँ पे, या फिर आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का लिखो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बाद बेरियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, ठीक है, कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के बाद यहाँ पे स्ट्रोंशियम आएगा, स्ट्रोंशियम के बाद यहाँ पे आपका आर ए आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका बी ए। ओके, तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, 13th 12th किसी का भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। किसी भी ग्रुप का, चाहे आपका फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, ये डजेंट मैटर। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि उसमें कितने एलिमेंट है और ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, बस उतना ही अगर आपको याद रहता है तो आप आसानी से ये सारी चीजों को निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे एक और जो चीज है उसको यहाँ पे आप नोट कर लो, ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे इसका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन किस तरीके से होगा, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर आप रिलेशन को देखते हो कि जो इसका रिलेशन होता है, ओके, यानी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है वो, ओके, वो कैसा होता है आपका, जो आपका इलेक्ट्रॉन आईपी होता है ना, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक कैरेक्टर के। ओके, जितने भी आपके मेटेलिक कैरेक्टर वाले जो एलिमेंट होते हैं आपके एस ब्लॉक के, या आपको डी ब्लॉक में भी बहुत सारे ऐसे मेटेलिक कैरेक्टर के जो एलिमेंट दिखेंगे, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है उसके। ओके, तो ये आप क्या करो, अपने बुक में नोट करके रखो, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे जितने भी आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आपको पता है कि जो इसके अंदर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है वो डायरेक्टली यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। ये कब ज्यादा होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन इजिली क्या होता है उसके अंदर से लूज हो जाता है, ओके। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाएगा, ओके, तो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज होने पर उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, और ये क्या होगा, ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होगा, ठीक है। लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होगा तो इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है तो उसके अंदर जो आयोनाइजेशन आपका पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा, ओके। लेस आयोनाइजेशन, यहाँ पे लेज आयोनाइजेशन, ये आप लिख सकते हो न्यूट्रल, या यहाँ पे आप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये आप यहाँ पे दोनों चीजें लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आई होप मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ग्रुप डी को देखते हो, ठीक है, यहाँ पे, तो ग्रुप डी में आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रुप डी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका डी ब्लॉक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला आपका 3 है, ओके, उसके बाद 4, उसके बाद आपका 5, उसके बाद आपका 6, उसके बाद आपका 7, उसके बाद आपका 8, उसके बाद आपका 9, उसके बाद आपका 10, ठीक है, उसके बाद आपका 11, उसके बाद आपका यहाँ पे 12। तो यहाँ पे 3 से लेके 12 तक आपके पास ग्रुप होते हैं, ओके। अगर आप तीसरा ग्रुप देखोगे तो तीसरे ग्रुप में आप क्या आता है, स्कैंडियम आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका चौथा ग्रुप टीनियम, उसके बाद वेनेडियम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद फ्रेंशियम आता है, ठीक है, कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, ठीक है, उसके बाद गैलियम आता है, उसके बाद जिंक आता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे इंडियम आता है, यहाँ पे आपका लेंथेनाइट सीरीज आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेडर, और यहाँ पे आपका हॉफनियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नियोबियम, और उसके बाद यहाँ पे आपका टैलियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका MO मोलिबिडेनम, और उसके बाद यहाँ पे आपका W, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका TC, और यहाँ पे आपका आता है RE आता है। उसके बाद यहाँ पे आपका RU आता है, यहाँ पे आपका ऑस्मियम आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रुदेनियम आता है, और यहाँ पे आपका इरिडियम आता है। यहाँ पे आपका लेड आता है, उसके बाद नीचे आपका IR आता है। आई लेड के बाद यहाँ पे आता है आपका PT आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका AG यानी सिल्वर आता है, यहाँ पे आपका AU यानी गोल्ड आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैडमियम आता है, कैडमियम के बाद आपका जो Hg है, मर्क्यूरी है, वो आता है, ओके। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, जो ग्रुप डी के जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है 3 से 12 तक, इस तरीके से उनकी जो पोजीशन है वो होती है, ओके। अभी इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको पता होगा कि जो आपका लेंथेनाइट सीरीज होता है ना, वो लेंथेनाइट सीरीज किसके अंदर बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है आपका एफ ब्लॉक के अंदर, ओके। अभी जब भी आप एफ ब्लॉक को देखोगे ना, तो एफ ब्लॉक के अंदर एक अलग ही आपको इसके अंदर ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेगा, एक अलग ही जो इंटरेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। और जब भी आप थर्ड ग्रुप में जाते हो, थर्ड ग्रुप में जितना भी आप नॉर्मल बिहेवियर देखते हो, अगर उसका बिहेवियर नॉर्मल है तो उसका जो आयोनाइजेशन ये है पोटेंशियल है, या फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ओके, वो ग्रुप डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपका यहाँ पे ये जो आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड होता है, ओके, सिक्स पीरियड होता है, ये आपका क्या है, सिक्स पीरियड है। सिक्स और फिफ्थ पीरियड में जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप बहुत निग्लिजिबल होता है ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी इसकी जो साइज हो, इसकी जो साइज है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलती है, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन आपको दोनों में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है, ये दोनों में। और ये सारी चीजें होती है एफ ब्लॉक के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के कारण, एफ ब्लॉक का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण, ठीक है। आपने डीडी ट्रांजिशन देखा होगा, एफएफ ट्रांजिशन देखा होगा। डीडी ट्रांजिशन तो आपने बहुत सुना होगा। जब भी आप 12 से 13 में जाओगे तो 13th वाले ग्रुप में आपको जो डीडी ट्रांजिशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा एक दो आइटम के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण उसकी जो पोजीशन होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी इस तरीके से आपको पैनिक नहीं होना है, अगर आप ध्यान से ये सारी चीजों को करोगे ना। ये बहुत से लोग क्या होते हैं, जो ये पीरियोडिक टेबल वाला एक तरह से जो चैप्टर होता है ना, वो सोचते हैं बहुत इजी है, ठीक है, हम इसको बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, ओके, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होता है। लेकिन
आप देखोगे कि ये इंक्रीज होने का भी एक ट्रेंड होता है। हर जगह आपका बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। अभी आप कंपेयर करोगे ना फ्लोरीन और क्लोरीन में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा है, तो इसमें भी बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, और ये सारी चीजें हम आगे जितने भी लेक्चर लेंगे उसके अंदर हम बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप डी ग्रुप को अगर स्टडी करते हो तो आपको किस तरीके से स्टडी करना है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, जैसे हमने कहा था, ठीक है, हमने क्या कहा था कि अगर आपका यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप है आपका, ठीक है, थर्ड ग्रुप का मतलब है जो आपका स्कैंडियम वाला है, ये वाला ग्रुप, ओके। ये वाले ग्रुप को अगर आप देखोगे, अगर इसके अंदर कोई भी सब क्या होते हैं, इसके अंदर नॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी एब नॉर्मल बिहेवियर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ओके। ये एक बहुत ही कमाल का पॉइंट है कि इसके अंदर आपको कुछ एब नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखता है, जिसके कारण जो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये डाउन द ग्रुप क्या होता है, इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होता है, ये आप बस ध्यान रखो। ये जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना वो आप बस ध्यान में रखते जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हो, ठीक है, यहीं पे सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हो, ठीक है, ये अगर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, जैसे आपका टीनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सीआर हो गया और यहाँ पे आपका निकेल हो गया, ठीक है। यानी ये वाला ग्रुप, ठीक है, टीनियम हो गया, उसके बाद आपका वैनेडियम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे सीआर वाला ग्रुप हो गया और आपका यहाँ पे निकेल वाला ग्रुप हो गया, ओके। यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे टेंथ, ओके। इनका जो ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप नंबर आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रुप है जो आपका फोर्थ ग्रुप, ठीक है, फिफ्थ ग्रुप, उसके बाद सिक्स्थ ग्रुप और टेंथ ग्रुप, ओके। ये सबका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप। अगर आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे जो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किए, ये सारे के सारे जो ग्रुप वाले एलिमेंट थे, जैसे आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, टेंथ हो गया, इनको निकाल के, ठीक है, इनको निकाल के और थर्ड ग्रुप को, ओके, थर्ड एंड आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड टेंथ ग्रुप, ठीक है, इनको, ये सारी ग्रुपों के क्या है एक्सपेक्ट, ठीक है। तो आपका जितना भी यहाँ पे ग्रुप बचता है ना, ओके, ये ग्रुप का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना वो पता है कैसे आता है आपको, यहाँ पे आपको मैं ग्राफ के द्वारा बताता हूँ, ग्राफ में आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से आता है, ओके। यहाँ पे जो आपका आयोनाइजेशन क्या है, एनर्जी है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी आता है वो इस तरीके से आता है कुछ, ओके। पहले आपका आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, फिर आपका क्या होता है, वो इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। जहां पे आपका ये 3D पहले आता है, 3D के बाद आपका यहाँ पे 4F, जो 4F वाले यानी आपका लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके जो 5D वाले होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D में जाता है, वो वाले ग्रुप आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि डी, आपको पूरे जो डी ग्रुप है, डी ब्लॉक है, आपको किस तरीके से स्टडी करना है। और ये स्टडी करना है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सबसे थर्ड वाला ग्रुप है उसके अंदर कोई भी बिहेवियर नहीं दिखेगा। तो अगर कोई भी बिहेवियर नहीं दिख रहा है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। उसके बाद जो आपका टीनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है या फिर आपका निकेल है, उसमें क्या होगा, आपका जो डाउन द ग्रुप है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। उसके बाद आपका जो ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 5 है, ग्रुप नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 10 है, ये सबको निकाल के जितने भी बाकी के ग्रुप बचते हैं उसके अंदर आपका इस तरीके का ट्रेंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा एनर्जी में। सबसे पहले आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आपका घटेगा, देन उसके बाद एक्सपोनेंशियली ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। और इस तरीके से आपका जो एटॉमिक यहाँ पे आपका जो ये आएगा, नंबरिंग आएगी, वो इस तरीके से होने वाली है, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप चाहे तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हो जहां पे आपके पास क्या है, ग्रुप नंबर 12 के कुछ आइटम दिए हैं, ओके, 12th ग्रुप के कुछ क्या दिए हैं, यहाँ पे आइटम दिए हैं और उनका आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, ठीक है। जैसे आपके पास है यहाँ पे, आपके पास ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन में आप समझ जाओगे, सबसे पहले आपका जिंक दिया है, ओके। उसके बाद आपका कैडमियम दिया है, कैडमियम के बाद आपका Hg दिया है, ओके। उसके बाद आपका बी में दिया है आपका Hg दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका Zn दिया है और Zn के बाद आपका कैडमियम दिया है, ओके। उसके बाद सी में आपका सबसे पहला आपका Hg दिया है, ठीक है।
उसके बाद आपका कैडमियम दिया है, कैडमियम के बाद आपका जिंक दिया है। ओके, उसी तरीके से डी देखोगे तो डी में आपका सबसे पहला कैडमियम दिया है, कैडमियम के बाद आपका जिंक दिया है, जिंक के बाद आपका जो Hg है यानी मर्क्यूरी है वो दिया है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन ही आपको एलिमेंट दिख रहे हैं। सबसे पहला आपका Hg है, ओके, उसके बाद आपका जिंक है, उसके बाद आपका कैडमियम है। ओके, ये तीनों एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। अभी सबसे पहले आपको ये करना है, ये सारे के सारे क्या है आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो इनकी पोजीशन सबसे पहले आपको फाइंड करनी है। ओके, तो ये किसके हैं, 12th ग्रुप के सारे एलिमेंट है। सो ओके, तो 12th ग्रुप में आपको पता है सबसे पहले जिंक आता है, उसके बाद आपका कैडमियम, उसके बाद आपका Hg। ओके, इस तरीके से सीरीज होता है। और हमें पता है कि ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशनिंग करते हैं। अभी आपका देखोगे Hg कहाँ है, Hg है आपका यहाँ पे, और Hg देखो आप सबसे लास्ट में है 12th वाले ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद जिंक भी आपका 12th वाले ग्रुप में, और कैडमियम भी आपका 12th वाले ग्रुप में। ओके, और हमने देखा था कि जो एक्सेप्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 10th इनके ग्रुप के अलावा हम लोग जो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ग्राफ देंगे वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपका 3D से 4f पे आएगा, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा 5D तक। ओके, तो यहाँ पे भी आपका जो ग्राफ है इस तरीके से आने वाला है। ओके, यहाँ पे आपका 3D आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 4f आएगा, यहाँ पे आपका 5D आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको पता है कि 3D में कौन सा यहाँ पे एलिमेंट आने वाला है। 3D में आपका जो एलिमेंट है वो आने वाला है आपका कैडमियम, ठीक है। 4f में कौन सा एलिमेंट आने वाला है, 4f में आने वाला है आपका यहाँ पे सब जिंक आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला आपका इसमें 3D में 5D में आपका कौन सा एलिमेंट आने वाला है, वो सबसे पहले आएगा। 5D में आएगा आपका Hg, ठीक है, ये आपका Hg आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 3D में आएगा जिंक आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ये है 4D है, यहाँ पे 4D में आएगा आपका यहाँ पे जो Zn है, ओके, जिंक है, वो आपका आएगा। तो इस तरीके से आपका सीरीज आएगा, सबसे पहला Hg आएगा, इस तरीके आपको देखना है, ये सबसे पहला है, ये आपका दूसरा है, उसके बाद ये तीसरा है, इस तरीके से देखना है। ओके, तो ये सेकंड वाला में आपका क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड वाले में आएगा आपका Hg है, Hg के बाद यहाँ पे आपका जिंक आएगा सेकंड में, सेकंड वाले के बाद आपका जो थर्ड वाला है लास्ट, यहाँ पे वो है आपका कैडमियम है। ओके, तो कैडमियम आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे करना है। और मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक करके ये सभी जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसके रिलेटेड वो सारी चीजों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ग्रुप 14 के बारे में पूछा जाए, ओके, जो आपका ग्रुप जो 14 है, ग्रुप 14 कहाँ पे आता है आपका, पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक का जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है वो किस तरीके से होता है वो थोड़ा सा हम जानते हैं। यहाँ पे आपका बैरल बोरॉन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पे आपका गैलियम हो गया, वहां पे आप नीचे आपका इंडियम हो गया, और ये आपका टेलुनियम हो गया। ओके, सबसे पहले अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके बाद यहाँ पे जो इसका ट्रेंड है ना, उसका यहाँ पे जो किस तरीके से इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो होता है, वो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ प्लॉट करके दिखाता हूँ ग्राफ में। ओके, उसके हिसाब से आप आसानी से क्या कर सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी को आप इंडिकेट कर सकते हो, बता सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से होता है। ओके, तो ये आता है आपका W, लेकिन ये W कैसा होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो यहाँ पे आपका ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से W, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है सेकेंड, उसके बाद आपका ये आ रहा है, ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा और नीचे, और उसके बाद ये आपका W, ओके, ये आपका बीच के अंदर। तो इस तरीके से W आपका आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका B आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम आने वाला है, यहाँ पे आपका गैलियम आने वाला है, यहाँ पे आपका इंडियम आने वाला है, और यहाँ पे आपका टेलुनियम आने वाला है। ओके, तो इसका ऑर्डर आप बताओ मुझे, क्या आप लिख सकते हो ऑर्डर के हिसाब से, सबसे पहला कौन सा आएगा आपका, बेरिलियम आएगा, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे टेलुनियम आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, तो ऑर्डर के हिसाब से आपको लिखना है टेलुनियम। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे गैलियम आएगा, ठीक है। उसके बाद गैलियम के बाद आपका कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे इंडियम आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो इसका ऑर्डर है वो आपको बताना है, और ये बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके,
उसके बाद ये तो हो गया आपका ग्रुप 13 का, सॉरी यह ग्रुप 13 का है क्योंकि हम लोग 13 की बात कर रहे थे। अभी हम ग्रुप 14 की बात करेंगे, जो है आपका कार्बन ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन होता है आपका, सिलिकॉन होता है, ओके, जर्मेनियम होता है, उसके बाद आपका एसएन होता है, लेड होता है, उसके बाद आपका पीबी होता है, टीन होता है, ये लेड होता है, ओके। इसका सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सबका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, तो ये आप खुद से लिखोगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि इसके अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड किस तरीके से होता है वो ग्राफ में आपको यहाँ पे मैं शो करके दिखाता हूँ, ओके। ये सपोज आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक्स हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इसके अंदर जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से आता है, पहले आपका एक्सपोनेंशियली क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने के बाद ये थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर जाता है, ओके, यहाँ से इस तरीके से। तो इसमें कैसा होता है ग्राफ के अंदर, जो सबसे पहला यहाँ पे एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपका कार्बन होगा, कार्बन के बाद यहाँ पे आपका सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे आपका गैलियम होगा, ठीक है। गैलियम के बाद यहाँ पे आपका गैलियम नहीं, सॉरी जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे एसएन होगा, यानी टीन होगा, और टीन के बाद यहाँ पे आपका पीबी आएगा, ओके। इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आप किस तरीके से यहाँ पे लिखोगे, ऑर्डर सबसे पहले आपका कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ पे आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आपका स्कैंडियम, उसके बाद आपका यहाँ पे पीवी, ओके। तो इस तरीके से क्या करना है, जो आपका ऑर्डर है उस तरीके से आपको लिखना है, बहुत आसान है मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे सॉरी, ये आपका पीबी इससे पहले आएगा, तो ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे उसी तरीके से लिख दिया। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाली चीज़ों को आप करेक्ट कर लो, नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे गलत लिखा है, तो बिल्कुल गलत नहीं लिखा है, यहाँ पे आपका पीबी आएगा, यहाँ पे आपका एसएन आएगा, ठीक है। ये आप क्या करो, इस चीज़ को आप करेक्ट कर लो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आप समझ गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही कमाल का टॉपिक है, जिसमें आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको सीखने के लिए मिलेगी। लेकिन इससे पहले जो जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ाई है आपको, ओके, ग्रुप के अंदर, वो सारी चीजों को आपको एक नोटबुक में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली आपको क्या करना होगा, अच्छे से आपको लिखना होगा। अगर आप अच्छे से लिखते हो, जैसे आपका ग्रुप 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर उसके बाद ग्रुप आपका 3 से लेके 12 हो गया, उसके बीच में आपका किस तरीके से आता है, ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी। देन उसके बाद ग्रुप 13 हो गया, 14 हो गया, ओके। तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से बहुत प्रॉपर तरीके से क्या करना है, आपको ये नोटबुक में अपने लिखना है, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का यहाँ पे हम हेडलाइन डालते हैं, ठीक है। वो हमारा हेडलाइन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग देख रहे थे, वो था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग पता है इस तरीके से समझेंगे, अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूँ कि इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आउटर मोस्ट सेल। ओ ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आउटर मोस्ट सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ओके। जैसे सपोज ये आपके पास पहले से ही आपका एक न्यूक्लियस है, आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों बाजू क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे शेल्स होते हैं। अगर ये जो सेल्स है यहाँ पे आपके आसपास, उसके अंदर अगर कहीं बाहर से एक जो इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ पे आता है, ओके, और यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था पहले, लेकिन जब ये ऐड होता है तो इसकी जो एनर्जी होती है ना, इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो यही जो डेफिनेशन है यहाँ पे आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, ओके, कि एनर्जी चेंज Then ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनर्जी चेंज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ओके। जब भी आप क्या करते हो, अगर आपके पास कोई पहले से अगर आपके पास एटम है और उस एटम के अंदर अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स जो इसकी एनर्जी है या तो डिक्रीज होगी या तो इंक्रीज होगी, ओके।
चाहे आपका फ्लोरीन हो या फिर अगर आपका ऑक्सीजन हो। ओके, सपोज आपने क्या किया है, ऑक्सीजन का यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो यहाँ पे आपका क्या है, 2s2 है और 2p4 है। ओके, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका ऑक्सीजन का। अगर आपने ऑक्सीजन में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ऐड कर दिया, और इस इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के बाद जो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2s2 हो गया, तो यहाँ पे आपका 2p5 हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है सब में। उसी तरीके से अगर आपने क्या किया, जो आपका O में अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O माइनस हो गया, लेकिन जब आप O माइनस में आप अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो ना, तब इसके अंदर क्या होता है, आपका O2 माइनस होता है। ओके, और अगर दोनों साइड से आपका नेगेटिव नेगेटिव है, ओके, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से भी आपका नेगेटिव है, यहाँ से भी आपका नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होता है, आपका रिपल्शन होता है। ओके, और जनरली ऐसे टाइम पे ऐसे जो आपका जो एडिशन होता है नेगेटिव नेगेटिव का, वो अवॉइड होता है, और इसके अंदर से आपका जो एनर्जी है वो क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है, आता नहीं है। ओके, यानी इसको ऐड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो बाहर से अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि कभी भी अगर आप ऐसे दो चीजों को लो जिसके अंदर रिपल्शन होता है, आप मैग्नेट का एग्जांपल ले लो, अगर आप मैग्नेट में दो पोल्स को अगर सेम सेम रखोगे तो उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। अगर आप उनको बहुत ट्राई करोगे, बहुत ज्यादा आप बाहर से एनर्जी फोर्स लगाओगे, तब वो जाके क्या होते हैं, एक दूसरे को सामने जाते हैं और एक दूसरे के करीब जाते हैं। नहीं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत हार्डली रिपल करते हैं, और जैसे ही आपने एनर्जी कम किया वो एक दूसरे से वापस क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ओके, तो यही यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट है वो हमेशा आपको याद रखना होगा रिपल्शन का, कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा। ओके, अगर कोई पॉजिटिव है उसके अंदर नेगेटिव का एडिशन हो सकता है, लेकिन नेगेटिव के अंदर नेगेटिव का एडिशन थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ओके, इम्पॉसिबल इसके लिए है क्योंकि उसके अंदर आपको बाहर से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, और इसमें आप एक बात हमेशा याद रखो कि जो आपका जितने भी आपके थर्ड पीरियड वाले जो ग्रुप है ना, ओके, थर्ड पीरियड वाले, वो थर्ड पीरियड क्या होता है आपका, बिगर होता है आपके सेकंड पीरियड से। ओके, इसकी जो एनर्जी होती है थर्ड पीरियड की, उसकी एनर्जी आपके सेकंड पीरियड से क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसके अंदर आपको जो रिपल्शन है ड्यू टू, ये क्यों होता है, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण। ओके, ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो ये आप लिख सकते हैं इंट्रा, यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण आपको इसके अंदर ये क्या होने देखने मिलता है, ये जो इसका थर्ड आपका थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का आपका जो ये है, ओके, एनर्जी है वो आपको यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, उसकी जो गेन एंथैल्पी है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है एज कम्पेयर टू आपका सेकेंड और जो पीरियड होता है उसके मुकाबले। ओके, अभी यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा जो फैक्टर हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये एक एक तरह से आपका एक अलग सा एक आप इसको बॉक्स करके लिख सकते हो। फैक्टर क्या होते हैं, ओके, फैक्टर होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जेड इफेक्टिव का। ओके, तो सबसे पहले आपको जेड इफेक्टिव अगर आप निकालते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर जेड जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और जो जेड इफेक्टिव होता है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके साइज के ऊपर। ओके, तो आपने देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये अभी पढ़ा, लेकिन जो जेड इफेक्टिव है साइज है ये ऑलरेडी हम पहले 2-3 लेक्चर पहले ही इस चीज को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसके लिए मैंने यही कहा था कि आप जब भी नया कोई भी अगर आप शुरू कर रहे हो लेक्चर, तो उसके पहले वाले लेक्चर के प्रति आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ा है। अगर जब तक आप वो क्लियर नहीं हो तो आपको दिक्कत आने वाली है। ओके, तो इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक जो ग्रुप है आपका, सपोज मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप नंबर जो 17 है आपका हेलोजन ग्रुप, जिसको हम लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं, जिसके अंदर आपका क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। और अगर आप इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आप निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरीके से होता है वो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करके देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यहाँ पे आपके क्या है, एटम्स है। ओके,
अभी ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। इसके अंदर कैसा होता है ये आपको देखना, पहले आपको थोड़ा सा ये डिक्रीज इस तरीके से आपका होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, और फिर यहाँ पे आपका लास्ट में आपका आयोडीन आ जाएगा। ओके, तो इसका जो ऑर्डर होता है ना, उसका ऑर्डर आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के बाद आता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है आपका ब्रोमीन, ओके, ब्रोमीन के बाद आता है आपका आयोडीन। तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। उसी तरीके से आप ग्रुप 16 का भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 में भी सेम आपको इसी तरीके से ये वाला जो लॉजिक है वो इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर आपका जो यहाँ स्कैंडियम है वो पहले आएगा। ओके, यहाँ पे आपका सल्फर से पहले आपका सल्फर आएगा, उसके बाद आपका स्कैंडियम आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे टीनियम आएगा, उसके बाद आपका पीओ ग्रुप आएगा, देन उसके बाद आपका ओ ग्रुप आएगा, ठीक है। इस तरीके से उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रुप का अरेंजमेंट होता है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ओके, उसी तरीके से अगर आप ग्रुप 15 देखते हो, ठीक है, तो ग्रुप 15 को भी यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो ग्रुप 15 में भी कैसा होता है, सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा आर्सेनिक, ठीक है, ए, उसके बाद आएगा आपका Sb, देन उसके बाद आएगा आपका Bi, उसके बाद आएगा आपका फॉस्फोरस, देन उसके बाद आएगा आपका नाइट्रोजन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है। और मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत होनी चाहिए या फिर कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर लिख के देता हूँ। आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है। ओके, दूसरा आपका दिया है बी वाले में, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका आर्सेनिक है, ठीक है। सी वाले में देखो, यहाँ पे आपका सल्फर है, यहाँ पे आपका स्कैंडियम है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद आपका डी वाले में देखो, यहाँ पे आपका पोटेशियम है, यहाँ पे आपका लिथियम है, उसके बाद यहाँ पे आपका सोडियम है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को। ओके, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आपका कौन सा है, पी ऑर्बिटल वाले हैं। ओके, और अगर आप इनका यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का अगर आप ऑर्डर देखते हो, तो सबसे पहले आपका क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, आपका फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला ग्रुप देखो जो फॉस्फोरस नाइट्रोजन का है, तो ये ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं किया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाला जो आपका ग्रुप नंबर आई थिंक 14 है। ओके, तो इसको यहाँ पे हमने कहीं तो किया है, एक सेकेंड, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है वो यहाँ पे एक बार देखते हैं हम, ठीक है। ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपका 14th वाला ग्रुप है। एक बार हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं ताकि आपका कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये आपका जो फॉस्फोरस वाला ग्रुप है वो कौन सा है, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस वाला ग्रुप हो गया आपका, यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 का जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है। यानी इस तरीके से आपका ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या आएगा आपका यहाँ पे फॉस्फोरस वाले ग्रुप में, वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो इसमें आएगा सबसे पहले आपका यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद आपका फॉस्फोरस है, उसके बाद आपका यहाँ पे आर्सेनिक है, उसके बाद आपका Sb है, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे देखो फॉस्फोरस के बाद क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद ये वाला ग्रुप देखो, स्कैंडियम, ये वाला ग्रुप अभी हमने सॉल्व किया, यहाँ पे पीछे ही हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये वाला ग्रुप नंबर 16 देखो, सबसे पहले आपका सल्फर है, ठीक है। सल्फर के बाद आपका स्कैंडियम है, उसके बाद आपका टेलुनियम है। ओके, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये वाले ग्रुप में आपका ऑक्सीजन क्या है, लास्ट है, तो ये वाला ग्रुप क्या है आपका, करेक्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो पोटेशियम है, पोटेशियम के नीचे आपका क्या है, रुबेडियम है, तो ये वाला ग्रुप भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है वो है आपका ग्रुप नंबर 3 वाला, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो क्या है आपका करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको सॉल्व करना होता है, और ये बहुत सिंपल होते हैं, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत है वो आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसा होता है कि कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वाला ग्रुप है ना, या फिर जो आपका पॉजिटिव वाला ग्रुप है, उसके आजू बाजू क्या होते हैं आपको पता होता है, आपके सेल्स होते हैं। जब ये क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करता है बाहर से, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ओके, यानी क्या होता है, यहाँ से आपका जो एच है, ओके, एच से एनर्जी वो क्या कर रही है, आपका एफ में जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसका जो एक तरह से इसका जो रिलेशन आएगा, वो रिलेशन किस तरीके से आपको लिखना है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जेड इफेक्टिव। ठीक है, ये हो गया। और ये इनवर्सली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के ऊपर भी। ठीक है, उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका साइज। ठीक है, ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपका एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है आपको पता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, आपका सिग्मा प्लस आपका जेड। जेड क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है। सिग्मा क्या हो गया, अगर आपका एस और डी में है, ओके, एस और डी ब्लॉक में है अगर आपका, ठीक है, तो ये एस और डी ब्लॉक में क्या होता है आपका 0.35 मल्टीप्लाई बाय ये जो भी उसके साथ डी ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, ये हो गया, प्लस आपका 0.85 यहाँ पे जो उसके ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, आपके उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। ओके, अगर आपका यहाँ पे ये एफ और यहाँ पे पी ऑर्बिटल में है, ओके, तो एफ और पी ऑर्बिटल में कैसा होता है, अगर आप सिग्मा वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पे 0.35 मल्टीप्लाई बाय जितना भी आपका डी ब्लॉक में रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं उसको आपको लिखना है। यहाँ पे आपका एन हो गया, यहाँ पे आपका n-1 हो गया, और ये आपके रिमेनिंग हो गए। ओके, उसके बाद प्लस आपका यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं, रिमेनिंग जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यहाँ पे लिखना होता है। अभी सपोज जब आप हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, यानी 1s का जब भी आप सिग्मा निकालोगे, उसमें कैसा होता है, 0.30 होता है मल्टीप्लाई बाय जितना भी आपका ये होता है n में होता है वो आपको लिखना होता है। ठीक है, उसकी n-1 में होता है वो आपको लिखना होता है, प्लस आपका जितना भी रिमेनिंग होता है वो आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, तो बहुत इजी है, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि आपको ये जो जेड इफेक्टिव है वो आपको नहीं आता होगा। जेड इफेक्टिव इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें वो हमने की है। अभी यहाँ पे एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, अगर आप एस पी निकाल रहे हो, एस पी में आपको पता है एस का कैरेक्टर कितना है, 100% है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एस पी टू निकाल रहे हो तो एस पी टू में, सॉरी, एस पी में कितना है आपका 50% आएगा, ये भी 50% है ना, आपका पी भी तो 50% है। और एस पी टू में क्या है, यहाँ पे 3 भाग में है, तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर आएगा वो एस कैरेक्टर कितना आएगा आपका 33.33% आएगा। ठीक है, और एस पी जब 3 निकाल रहे हो तो एस पी थ्री में कैसा आता है, जो एस का कैरेक्टर होता है वो आपका 25% आता है। ओके, इस तरीके से आपका जो परसेंटेज होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर सपोज यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, आपके पास क्या है, यहाँ पे mn है। ठीक है, यहाँ पे आपका mn+2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका mn+3 है, यहाँ पे आपका mn+4 है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप इसका ऑर्डर को डिसाइड करो तो जो आपका mn+ है उसमें जो कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा, फिर mn+3 और यहाँ पे mn+2, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है 4+ है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है यहाँ पे, उसका जो ये होता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे एक और जो छोटा सा टॉपिक है वो आपको यहाँ पे जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है आपका मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बारे में भी ये ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ओके, तो मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये थोड़ा सा आपको जानना होगा। ठीक है, इसमें कैसा होता है, सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक आपका कार्बन लेता हूँ, कार्बन, दूसरा आपका नाइट्रोजन लेता हूँ, और तीसरा यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एक क्या करते हैं, ग्राफ की मदद से। ठीक है, ग्राफ की मदद से जब आप रिप्रेजेंट करते हो ना तो आपको बहुत सारी जो चीजें होती है वो क्लियर हो जाती है। ओके, क्योंकि ग्राफ में अगर आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन का देखो तो क्लोरीन में सबसे पहले
और कार्बन में सबसे पहले क्या आता है आपका कार्बन sp3 आता है। ओके, उसके बाद कार्बन sp2 आता है, उसके बाद कार्बन आपका sp आता है। ओके, उसके बाद जब आप नाइट्रोजन में बढ़ोगे ना तो sp और sp2 के बीच में आपका np3 आएगा। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 आपका इन दोनों के बीच में आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आपका sp2 आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आपका sp आएगा। ओके, जब आप ऑक्सीजन की तरफ बढ़ोगे तो sp और sp2 के बीच में आपका ऑक्सीजन np3 आएगा। ओके, sp3 आएगा, उसके बाद आपका ऑक्सीजन sp2 आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आपका sp आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका सीरीज होता है। और जब आप इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे ना, तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर से नीचे आते समय आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है ये वाला आएगा आपका ऑक्सीजन आपका sp, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन जो आपका sp2 है, ठीक है। sp2 के बाद आपका पता है कौन सा आएगा, यहाँ पे sp आएगा, देन sp के बाद आपका आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन np3, देन उसके बाद आपका np यहाँ पे sp आएगा, उसके बाद यहाँ पे कार्बन का sp आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन का sp3 आएगा, उसके बाद कार्बन का sp2 और कार्बन का यहाँ पे sp3। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सीरीज आगे बढ़ती है। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, आई होप कि इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो टॉपिक है उस टॉपिक को भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वो है आपका ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आपको पता है जो कार्बन होता है, कार्बन में और नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका कार्बन, ठीक है। कार्बन के साथ अगर आप देखोगे, जैसे कार्बन में अगर CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका NH3 है, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो किसका ज्यादा होता है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन का। लेकिन अगर आप वही कार्बन में अगर आप फ्लोरीन को मिला दो, ठीक है, और NH3 को आप क्या करो NH2 कर दो, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन का क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो यह सीरीज आ गया। उसी तरीके से अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। ओके, उसी उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे NH2 देते हो और NH2 में OH देते हो, तो OH का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे NF2 रखते हो और यहाँ पे आपका OH रखते हो, तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, आपको दोनों को कंपेयर करना होता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑफकोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्केल है, और ये स्केल आप देख सकते हो 3 तरह के स्केल होते हैं, लेकिन ये सारे स्केल को हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आपके जो भी डाउट है वो आप हमें भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।